ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और जैसे आप सब बच्चे जानते हो, वी हैव स्टार्टेड विद द चैप्टर ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये सारे इसके सब टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। आउट ऑफ दिस जो फर्स्ट सब टॉपिक है इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वो हमने कर लिया है। उसके बाद हमने रिडम्पशन वाला पार्ट किया था कि रिडम्पशन के मेन प्रोविजंस क्या होते हैं। वी ट्राई टू अंडरस्टूड देम सिंपल टर्म्स में, ठीक है ना। इसके बाद अब हमारा आ जाता है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस विच वी आर टू डू इन अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। तो हम इस वाले स्टेप पर अभी हैं कि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसमें हमें क्या करना होता है, जो मेन कंडीशंस हमने पहले सीखी हैं उनकी इम्प्लीकेशंस, उनके वर्किंग नोट्स और उनसे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज हमें समझनी है, ठीक है। सो इस स्टेप में एक्चुअली हमारे 5 स्टेप्स हैं, क्योंकि हमारी वी हैव 5 कंडीशंस, तो सबका एक एक स्टेप है। सो हम पांचों कंडीशंस को एक एक करके समझ रहे हैं, उनके नोट्स बना रहे हैं, उनकी एंट्रीज कर रहे हैं। सो इस स्टेप में अब देखते हैं। हमने फर्स्ट कंडीशन जो थी, कंडीशन ऑफ फुली पेड शेयर्स और सोर्सेज ऑफ प्रीमियम, ये दोनों हमने पिछले वीडियोस में समझ ली हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे, सोर्सेज फॉर कैपिटल रिडक्शन। ये हमारा आज का टॉपिक है। बिकॉज जब भी प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होते हैं तो उससे हमारी कैपिटल कम हो जाती है, ठीक है ना। अगर मान लो आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है से 10 लाख रुपीज़ की, आप इनको रिडीम करते हो तो आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। इसका इफेक्ट यही है, कैपिटल कम हो जाएगी, ये कैपिटल में से कट जाएगा। बट कंपनीज एक्ट ये कहता है कि हमें कैपिटल इंटैक्ट रखनी है, कैपिटल शुड रिमेन इंटैक्ट, कैपिटल में चेंज नहीं आना चाहिए। इसका ऑटोमेटिकली मतलब क्या हो जाता है कि जब एक तरफ से कैपिटल कम हो रही है रिडम्पशन की वजह से, तो कहीं किसी और जगह से हमें कैपिटल को इंक्रीज़ भी करना है। अब कैपिटल इंक्रीज़ कैसे होती है। सो प्रोविजंस में हमारे पास 2 सोर्सेज थे। एक ये है कि आप इसी टाइम कुछ शेयर्स का इशू कर दो, सो फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। इसमें क्लियरली लिखा है कि शेयर्स होने चाहिए, तो आप शेयर्स को यूज़ कर सकते हो, नए शेयर इशू करो। शेयर इक्विटी भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें डिबेंचर्स मत ले लेना। दूसरा इसका सोर्स क्या है कि हम ले सकते हैं, इसमें फ्री रिजर्व्स को यूज़ कर सकते हैं। मान लो आपके पास 10 लाख की जो रिडक्शन है उसके अगेंस्ट आपने 6 लाख की कैपिटल इशू कर दी, ठीक है। तो अब आपको फ्री रिजर्व्स में से कितना निकालना होगा, 4 लाख, क्योंकि आपको टोटल 10 लाख की जो कमी हो रही है इसको मैच करना है। सो अब ये सोर्सेज हम कैसे जनरेट करते हैं, फ्रेश इशू में 6 लाख या ये अमाउंट कैसे लिया जाता है, फ्री रिजर्व्स कौन से होंगे, किनको यूटिलाइज़ करेंगे, कितना यूटिलाइज़ करेंगे, तो ये सब अब हम सीखेंगे आज के स्टेप में। सो प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड, मतलब इनके सोर्सेज क्या हैं। नंबर 1 है आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, मतलब आप फ्रेश इशू करो और उससे जो आपको पैसा मिलता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट आप मान सकते हैं कि ठीक है, एक तरफ कैपिटल कम हो गई तो दूसरी तरफ ये कैपिटल बढ़ गई। नाउ व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोसीड्स। प्रोसीड्स का मतलब होता है कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ कैपिटल, मतलब जो आपने शेयर कैपिटल इशू की है उस कैपिटल के बदले में हमें कितना पैसा मिला, वो हमारी प्रोसीड्स में आता है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग हियर। जब हम शेयर इशू करते हैं 10 रुपीज़ का शेयर, आप 10 का शेयर 10 पे भी इशू कर सकते हो, आप प्रीमियम मिला के 11 पे भी इशू कर सकते हो, और आप डिस्काउंट दे के 9 पे भी इशू कर सकते हो, है ना। हमारे शेयर्स पार पे भी हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी हो सकते हैं, डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं। तो प्रोसीड्स क्या होंगी, पैसा कितना मिला। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं पूरा पैसा मंगा रहे हैं, तो अगर 10 के बदले में 10 रुपीज़ मंगा रहे हो तो हमारी प्रोसीड्स हो जाएंगी 10 रुपीज़ की, ठीक है। अगर आप 10 के बदले में 11 रुपीज़ मंगाते हो, आप 10 का शेयर 11 में इशू करते हो, तो अब आपको कैश तो मिल रही है 11, लेकिन क्या ये सारी कैपिटल के अगेंस्ट है। लिखा क्या है, प्रोसीड्स क्या है, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट कैपिटल। सो आर यू गेटिंग 11 अगेंस्ट कैपिटल, आपको कैपिटल के अगेंस्ट मिल रहा है क्या, नहीं। 10 में से क्या हो रहा है, 1 रुपी तो आपका प्रीमियम है, और प्रीमियम हम सेपरेट एक अकाउंट में लिखते हैं। सो हमें कैश नहीं मिल रही है 11 रुपीज़ कैपिटल के बदले में, कैपिटल के बदले में तो हमें 10 ही मिल रहा है, ठीक है। तो हमारी प्रोसीड्स क्या होंगी, 10 रुपीज़ ही होंगी। सो प्रोसीड्स कैन बी, प्रोसीड का मतलब क्या हो गया, या तो ये है पार वैल्यू, या ये है इशू प्राइस माइनस प्रीमियम, मतलब प्रीमियम नहीं आएगा क्योंकि प्रीमियम कैपिटल के बदले में नहीं होता, प्रीमियम तो अलग लिखा जाता है।
अब अगर आप 10 का शेयर 9 में डिस्काउंट पर इशू कर देते हो, ठीक है, तो 9 रुपीज़ जो है आपको पैसा, तो अब कैश रिसीव तो 9 है ना, क्योंकि प्रोसीड में सबसे पहली टर्म क्या आ रही है, कैश रिसीव। अब कैश रिसीव 9 है, ये तो ज़्यादा मिल ही नहीं रही है, कम मिल रही है, तो हमें इस 10 रुपये के शेयर के बदले में 9 मिले हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। सो प्रोसीड्स हमारी क्या होती हैं, इट कैन बी पार वैल्यू, अगर आपके शेयर्स पार पे इशू हो रहे हैं। इट विल बी इन इशू प्राइस माइनस प्रीमियम, दैट इज़ अगेन पार वैल्यू। अगर आपके शेयर प्रीमियम पे हैं तो भी प्रीमियम इंक्लूड नहीं करते, प्रीमियम सेपरेट लिखते हैं। लेकिन अगर आपके शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं तो ये हो जाएगा फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। सो प्रोसीड्स का मतलब ध्यान रखो, ये कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर आपका शेयर 100 रुपीज़ का है तो प्रोसीड्स कैन नॉट बी मोर देन 100। सेकेंडली ये है प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब पैसा मिलना चाहिए। तो अगर आपका 10 रुपये का शेयर आज आप 6 में इशू कर रहे हो, तो जो कैश आ रही है उसी को सोचना है, जो कैश रिसीव हो रही है उसी को सोचना है कि कैश रिसीव्ड का कितना पार्ट हमें कैपिटल के बदले में मिल रहा है, ठीक है। कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल के बदले में जितना पैसा मिल रहा है ना, वो प्रोसीड्स होती है। सो इसलिए प्रीमियम इसमें नहीं शामिल करते हैं, और डिस्काउंट हो तो माइनस कर देते हैं, क्योंकि डिस्काउंट हमें मिल नहीं रहा है। सो ये जो प्रोसीड्स का मीनिंग है ये हम एक बार समझ लेते हैं। ओके, अब आपने 1,50,000 शेयर्स इशू किए 10 रुपीज़ पे। अब क्योंकि आपका शेयर 10 रुपीज़ पे जा रहा है, तो आपको कितनी प्रोसीड्स हो जाएंगी, 1,50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़। क्योंकि इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, जब पार है तो पार वैल्यू ही लेनी है, तो आपको कैपिटल के बदले में पूरे 10 रुपीज़ मिल रहे हैं। अच्छा, अब आप 1,50,000 शेयर्स इशू कर रहे हो 10 + 4 पे, इसका मतलब आपको कैश तो रिसीव हो रही है 14, ठीक है, लेकिन इस 14 में से कैपिटल के अगेंस्ट कितना मिल रहा है। 14 में से आपको पता है 4 तो प्रीमियम है, वो तो अलग लिखा जाएगा, तो आपको कैपिटल के अगेंस्ट तो 10 ही मिल रहा है ना, पूरा 10 रुपीज़ मिल रहा है। सो आपकी प्रोसीड्स होंगी 1,50,000 इंटू 10। सो हमें क्या याद रखना है कि अगर हमारे शेयर्स पार पे इशू हो रहे हैं तो पार वैल्यू में प्रोसीड्स आएंगी, अगर शेयर प्रीमियम पे हैं तो प्रीमियम प्रोसीड्स में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर शेयर हमारे डिस्काउंट पे हैं तो अब हमें कैश रिसीव्ड कितनी हो रही है, क्योंकि प्रोसीड का मीनिंग था कैश रिसीव्ड अगेंस्ट कैपिटल। जो टर्म प्रोसीड्स है उसको डिफाइन किया है, प्रोसीड्स इज़ कैश रिसीव्ड अगेंस्ट कैपिटल। तो पहले कैश रिसीव्ड नापो, कैश रिसीव्ड कितनी है 9 रुपीज़, 10 का शेयर 1 रुपये डिस्काउंट पे, तो आपको कैश रिसीव हो रही है 9। तो अब ये 9 रुपीज़ जो कैश रिसीव्ड है, क्या ये अगेंस्ट कैपिटल है, ऑब्वियसली सारा पैसा कैपिटल के बदले में मिल रहा है, तो यहाँ पर प्रोसीड्स हो जाएंगी 1,50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 9 रुपीज़, सो 13.5 lakhs, ठीक है। तो डिस्काउंट माइनस करते हैं और प्रीमियम ऐड नहीं करते, प्रीमियम हटा के लिखते हैं। नेक्स्ट है 1,50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 12, 8 रुपीज़ कॉल्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अब आपकी कैश रिसीव्ड कितनी है, कैश रिसीव्ड है 8, ठीक है, लेकिन अगली टर्म क्या है, अगेंस्ट कैपिटल। अब ये कैपिटल के अगेंस्ट कितना मिला है, क्या ये पूरा 8 रुपये आपको कैपिटल के बदले में मिले, ये क्या कह रहे हैं 8 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 8 में से तो 2 रुपीज़ प्रीमियम है, इसका मतलब कैपिटल के अगेंस्ट तो आपको 6 रुपीज़ मिले हैं। सो आपका प्रोसीड्स कितनी हो जाएंगी 1,50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 6 रुपीज़। नेक्स्ट है 10 रुपीज़ का शेयर है, 8 रुपीज़ आपने कॉल कर लिए, तो आपको कैश रिसीव्ड कितनी है 8, और सारी कैपिटल के बदले में है, क्योंकि यहाँ पे तो प्रीमियम का कोई किस्सा नहीं है। सो ये हो जाएगी आपकी प्रोसीड्स 1,50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 8 रुपीज़, ठीक है। सो इस तरह से हम प्रोसीड्स सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें पहला सोर्स मिल गया कि प्रोसीड्स हम अगर दे रखा है फ्रेश इशू तो प्रोसीड्स आ जाएगी। सो प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन के बदले में हमने जो नए शेयर इशू किए वो पहला सोर्स हो गया। दूसरा सोर्स क्या है, सेकेंड है आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी विच वुड अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड। वो ये कह रहे हैं कि दूसरा सोर्स हो जाएगा कंपनी के प्रॉफिट्स जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल हैं, मतलब फ्री प्रॉफिट्स, जैसे कंपनी का रिज़र्व्स होते हैं, जनरल रिज़र्व है, रिज़र्व फंड है, सरप्लस बैलेंस है, तो आप फ्री रिज़र्व्स को भी यूज़ कर सकते हो अपना एज अ सोर्स। कि मान लो आपने 10 लाख के शेयर्स रिडीम हो रहे हैं, आपने 6 लाख के इशू कर दी फ्रेश कैपिटल, तो आप फ्री रिज़र्व्स कितने ले लोगे 4 लाख, क्योंकि टोटल 10 लाख को मैच करना है, ठीक है ना। अब
व्हेन वी आर सेइंग कि हमें फ्री रिजर्व्स यूज़ करने हैं, तो कई बार तो कंपनी की बैलेंस शीट में देयर आर एन नंबर ऑफ रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व भी होगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी होगा, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड भी होगा, यू माइट बी हैविंग से स्टैट्यूटरी फंड्स ऑल्सो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी होता है ना। तो फिर आप किस किस को यूज़ करोगे? फ्री रिजर्व्स का मतलब क्या होता है? फ्री रिजर्व्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि वो रिजर्व्स जिनके पीछे कोई भी लाइबिलिटी या लॉस नहीं है, ये फ्री है, आप इसे फ्रीली शेयर होल्डर्स में बांट सकते हो, इनके यूजेस रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम भी एक तरह का प्रॉफिट होता है, आप 10 का शेयर 14 में इशू करते हो, आपको 4 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट आपका रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जैसे मर्जी यूज़ नहीं कर सकते, उसके यूजेस लिमिटेड है। तो जहाँ भी किसी भी फंड का, किसी भी रिज़र्व के पीछे कोई लॉस छुपा होता है, या किसी रिज़र्व के पीछे कोई लाइबिलिटी होती है, या किसी रिज़र्व को आपने कुछ लिमिटेड यूजेस के लिए ही आपको अप्लाई करना है, तो वो फ्री नहीं होते हैं, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड फ्री रिजर्व्स हम एक लिस्ट ले लेते हैं। तो जो फ्री रिजर्व्स हैं वो कौन से हैं? सरप्लस है, रिज़र्व है, जनरल रिज़र्व है, रिज़र्व फंड है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है, ये तो वो सारे रिजर्व्स हैं। और ये सरप्लस, P&L बैलेंस भी सरप्लस का पार्ट होता है। ये तो वो रिजर्व्स हैं जो आप बिल्कुल फ्रीली यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। अच्छा, अब इसके बाद कुछ और रिजर्व्स होते हैं जो हमारे थोड़े रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है, एक्सीडेंट फंड है, डिबेंचर रिडम्पशन फंड, सिंकिंग फंड। ये वो फंड्स हैं, इंश्योरेंस फंड, जो हमने फ्यूचर में कुछ लाइबिलिटीज़ फोर्सी की, जैसे आपके वर्कमैन एम्प्लॉयज़ का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, आपको उनको क्लेम देने पड़ते हैं, तो आपने उनके हिसाब से एक फ़ंड जनरेट कर लिया, तो इनके अगेंस्ट में कुछ लॉसेस या कुछ लाइबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो इन फंड्स को हम फ्रीली यूज़ नहीं कर सकते हैं। फ्रीली मतलब ये पूरा यूज़ नहीं होगा। इसमें हम कितना अमाउंट यूज़ कर सकते हैं? फंड का बैलेंस माइनस रेलेवेंट लाइबिलिटी और लॉस, जो उससे रिलेटेड लाइबिलिटी है वो सेपरेट कर दो, बाकी यूज़ कर लो। जैसे कॉम्पनसेशन फंड है, मान लो 50,000 का, ठीक है। 50,000 में मान लो आपको अभी यूज़ करना है, यू नीड फंड्स, तो आप इसकी लाइबिलिटी एस्टिमेट करते हो, मान लो इसकी लाइबिलिटी है 20,000 की, ठीक है। तो आप कितना फ़ंड यूज़ कर लोगे? अब 30,000 यूज़ कर लोगे। इसके अलावा प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स होता है और हमारे डेप्रिसिएशंस होते हैं, इनको हम एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते। इनको तभी यूज़ करना है जब आप इनको रीवैल्यू करके अगर इनको कम या ज़्यादा कर लो। मान लो आपका प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स है 10,000, यू नीड फंड्स, तो आप अपने बैड डेट्स को रीवैल्यू करते हो और आप देखते हो कि मुझे 6,000 प्रोविज़न की ज़रूरत है, तो 4,000 जो प्रोविज़न बच गया उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो डबल स्टार वाली चीज़ें हैं ये तभी यूज़ करेंगे इफ़ योर क्वेश्चन स्टेट्स सो। क्वेश्चन कहता है तो यूज़ करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। बट सिंगल स्टार वाली चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप उनकी लाइबिलिटी माइनस करके यूज़ कर सकते हो। सो अगर वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड में कोई लाइबिलिटी दे रखी है तो उसको कम कर दो, बाकी यूज़ करो। नहीं दे रखी तो हम एज्यूम कर सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि हम देयर इज़ नो लाइबिलिटी और हम इसे यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब ये फ़ंड्स की बारी लेकिन आएगी सेकंड, पहले हमें यही जो फ्री, बिल्कुल फ्री फंड्स हैं उनको यूज़ करना है। इसमें भी हमारा स्टैंडर्ड है कि हम पहले सरप्लस यूज़ करते हैं, उसके बाद रिजर्व्स यूज़ करते हैं। कंपनी लॉ ये कहता है, रूल्स ये कहते हैं कि जब तक तुम्हारे सरप्लस में पैसा पड़ा हुआ है आप रिज़र्व को टच नहीं करोगे। तो आप पहले सरप्लस को यूज़ करो, फिर जब ज़रूरत पड़े तो आप उसके बाद रिज़र्व लो, जनरल रिज़र्व लो, रिज़र्व फंड लो, फिर डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड लो, फिर इनकी बारी आएगी, ठीक है ना। अच्छा, अब कुछ ऐसे प्रॉफिट्स होते हैं विच आर नॉट फ्री रिजर्व्स, जो फ्रीली अवेलेबल ही नहीं है। सो इनके लिए, इनको हम एज अ सोर्स यूज़ नहीं कर सकते, दीज कैन नॉट बी यूज्ड। इसमें क्या क्या आता है? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, क्योंकि इसके स्पेसिफाइड 5 यूजेज हैं, वही करने हैं। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, इसको अभी यूज़ करना होगा री इशू के टाइम पर। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये हमारे कैपिटल प्रॉफिट्स हैं, वी कैन नॉट यूज़ देम, इनको हम एज अ सोर्स ऑफ कैपिटल यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब आती है बारी स्टैट्यूटरी रिजर्व्स की। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स इस तरह के रिजर्व्स हैं विच वी क्रिएट टू अवेल टैक्स बेनिफिट्स। जैसे आपने कुछ स्पेसिफाइड एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट की, जैसे गवर्नमेंट ये कहती है कि आप आर्ट एंड क्राफ्ट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको हम टैक्स में 20% रिबेट दे देंगे, आपका टैक्स बच रहे है ना। लेकिन उस बेनिफिट को लेने के लिए आपको अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में डालना पड़ता है। या जो कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं उनको एक्सपोर्ट में कई बार टैक्स में बेनिफिट देते हैं, तो उनको अपना प्रॉफिट का एक हिस्सा एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व में डालना पड़ता है।
जैसे मान लो आपने 50,000 रिज़र्व में डाला, अब क्या है, जब ये रिज़र्व में डाला है तो उतना पैसा भी अलग होगा। अब वो पैसा आपको स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़ में यूज़ करना है। मान लो आप अपने एक्सपोर्ट्स को और आगे बढ़ाने में यूज़ करते हो, तो जब आप इस पैसे को यूज़ करते हो तो आप अथॉरिटीज़ से एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट लेते हो। अथॉरिटी ये कहती है कि हाँ, आपने अपने एक्सपोर्ट रिज़र्व का इतना पैसा यूटिलाइज़ कर लिया। जितना पैसा यूटिलाइज़ कर लिया उतना ये रिज़र्व फ्री हो जाते हैं। मान लो आपने 30,000 यूज़ कर लिया, तो आपका 50 में से 30 फ्री हो गया। अब ये फ्री होके जनरल रिज़र्व में चला जाता है, तो एज अ रिज़र्व हम यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं या इसको डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। लेकिन अभी 20 क्योंकि आपने अभी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, तो जिसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ उसको हम टच भी नहीं करेंगे। सो इनको स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को, जो इनकम टैक्स बेनिफिट्स के लिए होते हैं, इनको तभी यूज़ करते हैं जब हमारे को इनका यूटिलाइजेशन किया होता है। तो यूटिलाइज़ किया कर लिए हैं रिजर्व्स, तो ये फ्री हो गए, फिर इनको जनरल रिजर्व में ले लो, ठीक है। बट अगर आपका क्वेश्चन कुछ भी नहीं बता रहा तो हम अपनी मर्ज़ी से यूटिलाइजेशन नहीं मानेंगे, हम अपनी मर्ज़ी से कोई अजम्पशन नहीं मानते हैं, सब चीज़ें ज़ीरो होती हैं। तो यूटिलाइजेशन ज़ीरो, इसका मतलब रिज़र्व फ्री नहीं है, सारा अभी यूज़ करना है। यहाँ लाइबिलिटी है तो यहाँ लाइबिलिटी नहीं दे रखी, तो लाइबिलिटी ज़ीरो, बट लाइबिलिटी ज़ीरो करते ही सारा फंड फ्री हो जाता है ना। सो ये हमारे कुछ रिज़र्व्स और सोर्सेज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या होता है, एक दी होती है चीज़, दूसरी हमें सॉल्व करनी होती है। तो अभी हम पहले ये देखते हैं कि वेदर वी हैव अंडरस्टूड द सोर्स और नॉट, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ हमें फ्रेश इशू बताया होगा तो हमें उसकी वैल्यूएशन करना पड़ेगा, और दूसरा फ्री रिज़र्व्स हम बैलेंस कर लेंगे। या हमें वो कहेंगे फ्री रिज़र्व यूज़ कर लो और बाकी का प्रोसीड्स में से ले लो, तो फ्री रिज़र्व्स का टोटल करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। सो अब लेट अस अंडरस्टैंड कि हमें ये फ्री रिज़र्व्स का किस्सा समझ में आया है। अब ये देखो हमारे पास ये 1 2 3 4 5 केसेस हैं, ठीक है। अब हर एक में चेक करते हैं। अब एक और चीज़ याद रखो, क्योंकि आप अब कैपिटल का सोर्स ढूंढ रहे हो, हमें 3 चीज़ों के सोर्स ढूंढने होते हैं: सोर्स ऑफ प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, सोर्स ऑफ कैपिटल एंड सोर्स ऑफ कैश, ठीक है। तो अभी हम कैपिटल के सोर्स पे हैं तो हमें प्रीमियम का सोर्स भी साथ के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो सरप्लस और जनरल रिजर्व्स हैं वो प्रीमियम में भी यूज़ होते हैं। तो अगर आप सारा कैपिटल में ले लोगे तो प्रीमियम के लिए हो सकता है ज़रूरत पड़े, तो वहाँ कहाँ से लाएंगे हम। तो हमें सोर्सेज को पैरेलल चलना होगा, पहले प्रीमियम प्रोवाइड करो, फिर ये सोर्सेज देखो कितने बच गए। जैसे आपके 10 लाख शेयर्स एट पार है, ठीक है। फर्स्ट मैं लेती हूँ पार्ट। सो प्रेफरेंस कैपिटल जो है वो हमारी रिडीम हो रही है 10 लाख, ठीक है। अब इसके सोर्सेज ढूंढने हैं, तो इसके सोर्सेज क्या होंगे, हमें फ्री रिज़र्व्स पूछा है कि कितना हम रिज़र्व यूज़ कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो फ्री नहीं है, तो आप सिर्फ जनरल रिज़र्व यूज़ करोगे। सो इस क्वेश्चन में क्या होगा, हम जनरल रिज़र्व यूज़ कर लेंगे। तो हमारी जो प्रोसीड्स हैं वो हमें इस तरह से लेनी पड़ेंगी कि वी नीड टू हैव 4 लाख ऑफ प्रोसीड्स। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, ये हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। अब सेकंड है हमारे पास कैपिटल हमारी 10 लाख रिडीम हो रही है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है 5%, मतलब 50,000। तो अब दोनों के सोर्सेज ढूंढने हैं, तो पहले प्रीमियम का ढूंढेंगे। प्रीमियम कितना है, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास बैलेंस है 80,000। सो यूटिलाइज इट फुली, और इसमें बैलेंस बच जाएगा 30,000 का। इसमें से अगर हम 50,000 यूज़ भी कर लेंगे तो हमारे पास अभी भी 30 बचेगा। अब कैपिटल के सोर्सेज में क्या है, फ्री रिजर्व्स कितने हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम ऑल दो बैलेंस है लेकिन यूज़ नहीं कर सकते, तो फ्री रिज़र्व तो सिर्फ जनरल रिज़र्व है। सो आप सिर्फ जनरल रिज़र्व यूज़ कर सकते हो। इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये हो गया कि अगर आपको सारे सोर्सेज लिस्ट आउट करने हैं तो हमें प्रोसीड्स कितनी चाहिए होंगी, 10 में से 6 हो गया, हमें 4 की प्रोसीड्स और चाहिए, ठीक है। अच्छा, थर्ड है हमारा प्रेफरेंस कैपिटल हमारी रिडीम हो रही है 10 लाख की एट पार। अब इसके सोर्सेज लिखूँ तो प्रीमियम है ही नहीं, इसमें छोड़ दो। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं यूज़ कर सकते, वो आपका सोर्स नहीं होता, फ्री रिज़र्व नहीं है। सो डिविडेंड यूज़ हो जाएगा, फंड, जनरल रिज़र्व यूज़ हो जाएगा, सरप्लस यूज़ हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें सरप्लस यूज़ करना होता है।
2,80,000, फिर हम जनरल रिजर्व लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड। ठीक है, तो 4,40,000 हमारे फ्री रिजर्व्स हैं, ये हमारे फ्री रिजर्व्स हैं। और अब हम क्या ले लेंगे, इसका मतलब हमारी प्रोसीड्स हमें कितनी चाहिए, 10 लाख टोटल चाहिए था, तो 10 में से 560 हमें प्रोसीड्स चाहिए होंगे। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट लेते हैं। 10 लाख है प्रीमियम, तो अब हमें कैपिटल का सोर्स ढूंढना है 10 लाख, प्रीमियम का सोर्स ढूंढना है 1 लाख, 10% है। लेटर ऑन जब हम अगला पार्ट करेंगे तो हम कैश भी ढूंढेंगे 11 लाख, सबके सोर्सेज बना के चलना है। अब पहले प्रीमियम नोट कर लो, क्योंकि प्रीमियम में हमारा अमाउंट एडजस्ट कर लेंगे। सो 80,000 इसके सोर्सेज में सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया 80। अभी 20 की और ज़रूरत है, तो हम किसे यूज़ कर सकते हैं, फ्री रिजर्व्स में से पहले सरप्लस यूज़ करो। तो जब आप सरप्लस यूज़ करोगे 20,000, तो ये प्रीमियम के सोर्स कंप्लीट हो गए। अब इसमें से अगर मैंने 20 यूज़ कर लिया, तो अब कैपिटल के सोर्सेज में फ्री रिज़र्व जो पहला सोर्स है जो हमें कहा गया है, वो कितना हो जाएगा, सरप्लस हो गया 30,000 और जनरल रिज़र्व हो गया 6 लाख। सो 6,30,000, इसका मतलब हमारा जो दूसरा सोर्स प्रोसीड्स का होगा वो हमें कितना चाहिए होगा, 3,70,000। टोटल 10 लाख बनाना है ना। सो मैं साथ साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पैरेलल चीज़ें याद रहें, ये नहीं है कि नया कुछ कर रहे हैं तो पिछला भूल जाएंगे। अच्छा, अब लास्ट पार्ट है, यू कैन पॉज द वीडियो और यहाँ पर एक बार आप खुद से करके देख सकते हो कि क्या सोर्सेज हैं। ये पार पे है, इसका मतलब सिर्फ कैपिटल के सोर्स ढूंढने हैं, प्रीमियम की ज़रूरत ही नहीं है। अब कैपिटल के सोर्सेज में कौन से आपके फ्री रिजर्व्स हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूज्ड, कैपिटल रिजर्व यूज़ नहीं कर सकते, जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व है, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व तो है लेकिन ये हमारा स्टैट्यूटरी रिजर्व होता है, इसमें हमारे पास यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो इसे भी यूज़ नहीं करेंगे, जितना यूटिलाइज होगा उतना ही यूज़ करेंगे। सरप्लस है 280, तो हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, जनरल रिजर्व 1,50,000, सरप्लस 280, दैट मीन्स 4,30,000 हमारा फ्री रिजर्व्स का सोर्स हो जाएगा। तो हमारे जो फ्रेश इशू है वो बाकी का हो जाएगा 570। ठीक है, तो CRR में ट्रांसफ़र। नाउ वन में वॉन्डर कि ये दो सोर्सेज हैं, हमने अभी क्या कहा था कि जो हमारी कैपिटल में कमी हुई है ना, ये सोर्सेज ऑफ कैपिटल हम क्यों ढूंढ रहे हैं, ये थोड़ा सा आपको आइडिया दे रही हूँ कि हमने सोर्सेज ऑफ कैपिटल में हमने ये कहा कि रिडम्पशन की वजह से हमारी कैपिटल कम हो गई। ठीक है ना, अब हमें इक्विवेलेंटली कैपिटल बढ़ानी है, अगर ये 10 लाख से कम हो रही है तो हमें 10 लाख बढ़ाना है। एक सोर्स हमने ले लिया फ्री रिजर्व्स का, एक सोर्स हमारा हो गया प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। अब वन में से कि ये जब फ्रेश इशू कर रहे हैं है ना, ये तो शेयर इशू हो रहे हैं, कैपिटल इसमें शेयर कैपिटल क्लियर कट इशू हो रही है, तो ये तो कॉम्पनसेट हो गई, मान लो ये 6 लाख है, लेकिन ये जो फ्री रिजर्व्स हैं 4 लाख के, इसमें कैपिटल कहाँ बढ़ रही है, हमें तो कैपिटल बढ़ानी है ना, कैपिटल कहाँ बढ़ रही है। तो इसमें क्या है, जो नेक्स्ट 2 कंडीशंस हैं जो अभी हम प्रैक्टिकल में नहीं लिखेंगे, वो कंडीशन क्या होती है कि फ्री रिजर्व्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, वी पुट देम इन अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ये इस अकाउंट में चली जाती है। तो अब आपके रिजर्व में से ये पैसा कट जाएगा, जैसे मैंने ये जनरल रिजर्व है इसे यूज़ किया ना, इसको यहाँ से निकाल देंगे और इसको एक नए अकाउंट में जिसका नाम है CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डाल देंगे, इसमें ये पैसा आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, इसका सिर्फ एक यूज़ है, CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैन ओनली बी यूज्ड फॉर इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स, मतलब आप इनसे सिर्फ बोनस शेयर्स ही इशू कर सकते हो। तो अल्टीमेटली ये जो फ्री रिजर्व्स हैं ये CRR के थ्रू शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो गए ना, ये आप आज करो, आप कल करो, यू मे डू इट आफ्टर आप जस्ट अ मिनट, आप ये कभी भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो कैपिटल में डिक्लाइन है इसके बदले में या तो हमने फ्रेश इशू अभी के अभी कर लिया, या हमने फ्री रिजर्व्स यूज़ किए, उससे अभी नहीं कैपिटल बढ़ रही है, उसको CRR में डाल दिया और उसको आज नहीं तो कल हम उसे बोनस इशू में कन्वर्ट करेंगे तो कैपिटल बढ़ जाएगी। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस ये जो CRR में पैसा जाता है, दिस इज़ ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू कैपिटल, क्योंकि इसको कहीं और यूज़ नहीं करना है। सो हमारी जो कंडीशन है ना कि कैपिटल शुड रिमेन इंटैक्ट, वो यहाँ इन 2 सोर्सेज से फुलफ़िल होती है। सो अब अभी तक तो हमने क्या किया, हमने एक एक सोर्स अलग अलग निकाला, बट क्वेश्चन में तो हमें दोनों सोर्सेज ढूंढने हैं, ओवरऑल सोर्स चाहिए।
सो उसके लिए वर्किंग नोट्स कैसे बनेंगे? अब वर्किंग नोट्स में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी कैपिटल में कितनी रिडक्शन हो गई है वो लेंगे। सो कैपिटल में रिडक्शन नॉर्मली दो सोर्सेज से होती है। एक होता है कैपिटल रिडीम कर रहे हैं, मतलब पैसा दे रहे हैं। दूसरा, कई बार कंपनीज क्या करती हैं कि अपने शेयर फोरफिट कर लेती हैं, जिनमें कुछ भी दिक्कत है, एरियर्स हैं, वो शेयर फोरफिट करके कैंसिल कर देते हैं। तो अगर आपने फोरफिट करके रीइशू नहीं किया, कैंसिल कर दिया, तब भी तो आपकी कैपिटल कम हो गई ना। तो अब हमने टोटल रिडक्शन इन कैपिटल सॉल्व कर ली। अब वी हैव टू सोर्सेज, तो हम दोनों सोर्सेज को वन बाय वन लिखेंगे। तो ये स्टैंडर्ड होता है हमारा कि हम पहले वो सोर्स लिखते हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन दी है। मान लो आपको ये बता रखा है इतने शेयर्स इशू करने हैं, तो आप प्रोसीड्स पहले लिख दो। मान लो आपको प्रोसीड्स नहीं बताइए, आपको फ्री रिजर्व्स बता रखे हैं, तो आप पहले फ्री रिजर्व्स लिख लो। तो आपका पहला सोर्स क्या हो गया, जैसे प्रोसीड्स है। प्रोसीड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्रोसीड्स पर शेयर। प्रोसीड्स क्या होती हैं? इट इज़ आइदर पार वैल्यू और पार वैल्यू माइनस डिस्काउंट, बस। प्रीमियम नहीं लिखते इसमें, ठीक है। दूसरा सोर्स होगा अवेलेबल फ्री रिजर्व्स। तो अब इसमें हम लिस्ट आउट कर लेंगे अपने सारे फ्री रिजर्व्स। तो यहाँ वर्किंग में क्या होगा, यहाँ मैंने टोटल अमाउंट मेजर किया, जैसे पिछले एग्जाम्पल में ये 10 लाख था, ठीक है। अब मैं इन दोनों सोर्सेज का टोटल 10 लाख सीधे लिख दूँगी। अब दोनों में से जो हमें पहले गिवन है उसको पहले सॉल्व कर लिया। मान लो ये हमें गिवन है 4,50,000, ठीक है। तो अब दूसरा सोर्स मुझे चाहिए 5,50,000। सो दिस इज़ गोइंग टू बी बैलेंसिंग फिगर। अब ये कैसे ढूंढा जाएगा? आपके पास सरप्लस, जनरल रिजर्व वगैरह है, तो बैलेंसेस को पिक करो और जितने चाहिए यूज़ कर लो। मान लो आपकी बुक्स में सरप्लस 2 लाख है, तो आपको तो 550 चाहिए, आप 2 लाख ले सकते हो, ले लिया। अब मान लो रिजर्व में आपके पास 1,50,000 है, वो भी ले लिया। अभी भी आपकी कितनी इसमें कमी पड़ रही है? अभी 2 लाख और चाहिए। अच्छा, अब सपोज़ रिजर्व फंड में 80,000 है, उसको भी ले लो। अब उसके आगे मान लो डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड में आपके पास 2,20,000 है। बट हर स्टेज में हमें अपनी रिक्वायरमेंट याद रखनी है। देखो, जो कंपनी अकाउंट्स है ना, ये सारा हमारा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। आप हर जगह ये नहीं है कि अंधाधुंध हमने अमाउंट लिख लेने हैं। वी आर टू लुक वेदर वी नीड दिस फंड और नॉट। आपको 550 टोटल बनाना है। 2 लाख तो चलेगा, 150 भी चाहिए क्योंकि टोटल 550 करना है। अब क्या हो गया, 80,000 डाल के आपके पास 4,30,000 हो चुके हैं। ये आपके दिमाग की कैलकुलेशन है, रफली करते जाओ, यहाँ कहीं नहीं दिखा रहे हो। अब कितनी कमी पड़ रही है? 1,20,000 की। तो आपका नेक्स्ट जो फंड है वो 1,20,000 आएगा, समझ रहे हो? पूरा नहीं आएगा। और ये हम कैलकुलेशन हर स्टेज पे करते हैं। अब इसका ऑपोजिट क्या हो सकता था? इसका ऑपोजिट ये हो सकता था कि हमारी कैपिटल में कमी है 10 लाख की, ठीक है। क्वेश्चन वाले ने ये कह दिया कि आप फ्री रिजर्व्स यूज़ कर लो। फ्री रिजर्व में मान लो सरप्लस है आपका 2 लाख का, आपके पास जनरल रिजर्व है मान लो 2,50,000। वो कह रहे हैं कि इसमें 50 का मिनिमम बैलेंस रखना है, तो आप 2 लाख यूज़ करोगे। आपका डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड है मान लो 80,000, तो ये 480 हो गया। तो अब दूसरा सोर्स जो है वो प्रोसीड्स, वो ऑटोमेटिकली हम सॉल्व करेंगे, वो होनी चाहिए 520। ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। अब जब आप ये प्रोसीड्स सॉल्व करोगे तो आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स भी बताने होंगे। तो क्योंकि हमारे प्रोसीड्स कैसे निकलती है, नंबर ऑफ़ शेयर्स इंटू प्रोसीड पर शेयर। मान लो 10 रुपये का शेयर 10 में इशू हो रहा है, सो नंबर इंटू 10, तो आपका नंबर कितना आ गया? 52,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10। ये तो सबको इक्वेशन सॉल्व करनी आती है ना, कि ये अगर प्रोसीड्स हैं, प्रोसीड्स हम सॉल्व करते हैं नंबर इंटू प्रोसीड पर शेयर से। सो नंबर आ गया 52,000। सो दोनों में से एक चीज़ दी होगी, दूसरी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो वही पॉइंट्स हैं, अगेन आई एम रिवाइजिंग। आउट ऑफ द टू सोर्सेज, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द सोर्स फॉर विच इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। पहला सोर्स हमेशा वो लिखते हैं जो पता है। सेकेंड वन इज़ गोइंग टू बी दी बैलेंसिंग फिगर। तो अगर हमें फ्री रिजर्व्स दे रखे हैं तो प्रोसीड्स हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर, उसमें नंबर ऑफ़ शेयर सॉल्व कर लेना। अगर प्रोसीड्स दे रखी हैं तो यहाँ पर हमारा ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो अब इस बैलेंस के लिए हम कौन सा रिज़र्व कितना यूज़ करेंगे, वो इनकी बैलेंस जो दिए हुए हैं उनसे हम सॉर्टिंग करेंगे। सो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चलेगा, ठीक है। नंबर ऑफ़ शेयर सॉल्व हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे प्रोसीड्स इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ़ शेयर इनटू प्रोसीड पर शेयर। सो नंबर ऑफ़ शेयर निकालना है तो प्रोसीड पर शेयर दूसरी तरफ आपका डिवीजन में चला गया, ओके। अब ये नोट्स बनाना हम सीखते हैं थोड़े से क्वेश्चंस के साथ। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पर, कई बार हमारा क्वेश्चन ना छोटा होता है और क्वेश्चन मेकर जो है, हमारा जो एग्जामिनर है, वो ज़्यादा चीज़ें हमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता।
तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, जैसे ये दो सोर्सेज हैं, अगर दोनों में से कुछ भी नहीं बता रखा तो हम अपने आप प्रोसीड्स पे नहीं जाएंगे। हमारी एजम्पशन होगी कि हमारे पास फ्री रिजर्व्स हैं। हम मान लेंगे कि कंपनी के पास इतना सरप्लस या जनरल रिजर्व है, आप सीधे उसमें से पैसा CRR में डाल दोगे। ठीक है, तो ये हमारी एजम्पशन है। ओके, अब ये देखो, अब वर्किंग नोट की बारी आती है। कैलकुलेट अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू CRR। अब CRR में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है। सो प्रेफरेंस कैपिटल जो हमें रिडीम करनी है, जिसके हम सोर्स ढूंढ रहे हैं, वो कितनी है, 10 लाख। ये 10 लाख की कैपिटल है, ठीक है, पार पे है। फ्रेश इशू हमारा हो रहा है 7,50,000 पे, ये हो गया। अब इसके सोर्सेज में हमारे पास प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू कितनी आई, 7,50,000 एट पार है। ठीक है, तो ये 7,50,000 हो गया। इसका मतलब हमें CRR में कितना ट्रांसफ़र करना है, हमें फ्री रिज़र्व्स कितने चाहिए, क्योंकि टोटल 10 लाख चाहिए, तो फ्री रिज़र्व्स हमें कितने चाहिए होंगे, 2,50,000। इसका मतलब हमें CRR में 2,50,000 ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, अब ये इसमें जनरल रिज़र्व यूज़ होगा, सरप्लस यूज़ होगा, कौन से यूज़ होंगे, कितने यूज़ होंगे, वो क्वेश्चन बताएगा। बट हमें ये पता है अपने वर्किंग नोट से कि CRR में 2,50,000 जाना चाहिए, क्योंकि प्रोसीड 7,50,000 एट पार है। अच्छा, अब अगर यही हम सेकंड करें तो कैपिटल तो अभी भी 10 लाख की रिडीम हो रही है ना। प्रीमियम के सोर्स अलग लिखेंगे, कैपिटल अलग लिखेंगे। अब कैपिटल में पहला सोर्स है फ्रेश इशू, फ्रेश इशू यहाँ पर भी एट पार है ना। तो हमारे जो रिज़र्व्स हैं वो बच गए। CRR के लिए हमें कितना रिक्वायरमेंट है, 2,50,000। नेक्स्ट है हमारा थर्ड केस, कैपिटल रिडीम्ड है 10 लाख अभी भी, है ना। कैपिटल तो 10 लाख ही रिडीम हो रही है ना, प्रीमियम तो अलग लिखे जाते हैं। अब यहाँ पर फ्रेश इशू की प्रोसीड्स कितनी है, आप 7,50,000 वाला शेयर जो कैपिटल है वो 10% प्रीमियम पे दे रहे हो। इसका मतलब हमें पैसा जब मिलेगा, पैसा तो हमें 10% ज़्यादा मिलेगा, लेकिन प्रोसीड कितनी है, प्रोसीड क्या होती है, जो पैसा कैपिटल के बदले में मिला तुम्हें 825 है, लेकिन इसमें से कैपिटल के बदले में सिर्फ 750 ही गया है। ठीक है, तो प्रोसीड्स आर ऑलवेज एट पार माइनस डिस्काउंट, बस ये याद रखो। तो CRR की रिक्वायरमेंट अभी भी हमारी 2,50,000 है। अच्छा, फोर्थ है वही 10 लाख के शेयर्स एट 10% प्रीमियम। तो प्रीमियम तो हमें कैपिटल के सोर्स में तो नहीं लिखना, प्रीमियम के सोर्स तो अलग लिखे जाएंगे जब हम प्रॉपर वर्किंग नोट बनाएंगे। अब फ्रेश इशू क्या है, 7,50,000 एट प्रीमियम, तो प्रीमियम तो प्रोसीड्स में आता नहीं है, तो फ्रेश इशू एट पार होगा, क्योंकि फ्रेश इशू की प्रोसीड्स क्या है, पार वैल्यू माइनस डिस्काउंट, जितना कैश मिला। ठीक है, तो अभी भी CRR इस केस में भी 2,50,000 ही है। नेक्स्ट है हमारा 10 लाख, कैपिटल 10 लाख। अब क्या कह रहा है वो कि शेयर्स आप इशू कर रहे हो एट डिस्काउंट, तो जब हम डिस्काउंट पे शेयर देते हैं तो हमारी कैश रिसीव्ड कम हो जाती है, 10% कम कर दो तो हमें 6,75,000 पैसा मिला। इसका मतलब फ्रेश इशू 6,75,000 है। तो हमारे फ्री रिज़र्व्स में कितना जाना चाहिए, टोटल 10 लाख के लिए 3,25,000 ये हमारे फ्री रिज़र्व्स में जाएगा। ठीक है, लास्ट केस लेते हैं 10 लाख। अभी मैं सिर्फ आपको कैपिटल के सोर्सेज बता रही हूँ, तो प्रीमियम मैंने कहीं भी कंसिडर नहीं किया, प्रीमियम का वर्किंग नोट अलग कहीं बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेश इशू कितना है, फ्रेश इशू एट प्रीमियम, तो फ्रेश इशू की प्रोसीड्स हम हमेशा क्या लेते हैं, पार वैल्यू माइनस डिस्काउंट, बस प्रीमियम नहीं आता, तो प्रीमियम नहीं लिखेंगे। आई होप आपको लॉजिक क्लियर है। प्रीमियम इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि प्रीमियम कैपिटल के बदले में नहीं आ रहा है, प्रोसीड्स हैं कैश रिसीव्ड अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, मैं बार बार एक ही चीज़ कई बार बताती हूँ, दिस इज़ नॉट टू इरिटेट यू बट टू मेक यू अंडरस्टैंड। टेकिंग अप another question now taking up another question regarding the sources of capital। जो लास्ट एग्जाम्पल था उसमें हमने क्या किया था, हमें फ्रेश इशू बता रखा था, तो हमने फ्री रिजर्व्स का वैल्यू ढूंढा कि कितने फ्री रिजर्व्स चाहिए होंगे। अब ये उसका दूसरा टाइप है जिसमें तुम्हें रिजर्व्स बता रखे हैं एंड यू आर टू कैलकुलेट मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रेश इशू, कि आपको फ्रेश इशू कितना चाहिए। तो अब आपको सोर्सेज लिस्ट अप करने होंगे।
बट जब सोर्सेज की लिस्ट बनाते हैं तो हमें ये याद रखना है कि हमारे सोर्सेज 2 जगह यूज़ होते हैं, प्रीमियम को अरेंज करने में भी यूज़ होते हैं और सोर्सेज हमारे यूज़ होते हैं कैपिटल के फंडिंग के लिए भी। सो हमें यहाँ सोर्सेज में दोनों को इकट्ठे लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, अब करना क्या होता है फिर से मैं आपको बता दूँ। व्हाट वी आर टू डू इज़ वी विल डिटरमिन कि हमारी कैपिटल में रिडक्शन कितनी है, रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल कितना है, और अगर प्रीमियम है वो भी लिख लेते हैं। सोर्सेज में जो सोर्सेज गिवन होते हैं वो पहले लिखते हैं। तो यहाँ अब हमारे पास फ्री रिज़र्व है, ठीक है। तो दूसरा सोर्स जो है वो हम यहाँ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू कैलकुलेट करेंगे। सिंपल सा होता है, इसी तरह से करते हैं। पहला पार्ट है 10 लाख। 10 लाख हमारी कैपिटल रिडीम हो रही है, ओके। अब इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, नंबर 1 ये हो गया ना, यू आर हैविंग 2 सोर्सेज हियर, सिक्योरिटी प्रीमियम और जनरल रिजर्व। यहाँ क्योंकि पार पे रिडम्पशन है तो हमें सिर्फ कैपिटल अरेंज करनी है, प्रीमियम है ही नहीं। अब कैपिटल के सोर्सेज में फ्री रिजर्व में सिर्फ जनरल रिजर्व आता है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम इज़ नॉट अ फ्री रिजर्व, तो आपके पास सिर्फ एक ही सोर्स है। विच इम्प्लाइज कि अगर आपके फ्री रिजर्व 6 लाख के हैं, ठीक है, इस टोटल में से इफ़ यू हैव फ्री रिजर्व्स ऑफ 6 लाख देन योर प्रोसीड्स हैव टू बी 4 लाख। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो गया। अब जब हम टोटल 10 लाख अरेंज कर रहे हैं तो 4 लाख के प्रोसीड्स चाहिए होंगी। यहाँ हम नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू प्रोसीड पर शेयर भी ले सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ़ शेयर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सपोज़ यहाँ क्वेश्चन में दिया होता फ्रेश इशू इज़ टू बी मेड से एट पार, आप फेस वैल्यू 10 लेके पार पर आप अपना प्रोसीड्स ले रहे हो, पार पे इशू कर रहे हो। तो अगर ये पार पे इशू हो रहे हैं तो हमारी प्रोसीड्स होती हैं पार वैल्यू माइनस डिस्काउंट। सो नंबर इनटू प्रोसीड्स शुड बी 4 लाख। तो अगर प्रोसीड 10 है तो नंबर कितना होना चाहिए, नंबर को प्रोसीड से मल्टीप्लाई करो तो 4 लाख आना चाहिए। 4 लाख हमारा आंसर है ना, तो नंबर की वैल्यू अपने आप कितनी आ गई, 40,000। अब अगर ये बोलते हैं प्रीमियम पर, मान लो आप शेयर अपने 10+2 प्रीमियम पर कर रहे हो, तब भी प्रीमियम पर भी प्रोसीड तो हमारी 10 ही रहती, तो 10 ही लेंगे, ठीक है। बट अगर ये डिस्काउंट आ जाता, मान लो आपको कहा जाता है कि शेयर्स जो हैं वो इशू किए जा रहे हैं, फ्रेश इशू इज़ मेड एट से 1 रुपी डिस्काउंट, फेस वैल्यू 10, आप 10 का शेयर 1 रुपये डिस्काउंट पे दे रहे हो। तो यहाँ हम क्या करते, हमारा हो जाता है नंबर ऑफ़ शेयर्स इंटू 9, प्रोसीड अब 9 रुपीज़ हो जाती क्योंकि 1 रुपी डिस्काउंट के बाद हमें 9 मिलेंगे। सो 4 लाख में से ये 9 रुपीज़ की प्रोसीड्स हैं, तो नंबर कितना आता। अब ये सॉल्व कैसे करते हैं, अगर नंबर x है, x इंटू 9 है 4 लाख, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ओके 44,444.444 या 5 कह लो। अब अगर आपको इतने शेयर इशू करने हैं, ये तो प्रोसीड चाहिए ही चाहिए, तो ये जो फ्रैक्शन है, अब क्या आप 0.4 या 0.5 शेयर इशू कर सकते हो, वो नहीं कर सकते। तो इसको राउंड ऑफ हमेशा अपर में करते हैं। ये जो पहले हम राउंड ऑफ करते थे ना कि अगर 5 से कम है तो हम उतनी वैल्यू रहने देते हैं, 5 से ऊपर अगर फ्रैक्शन होता है तो हम 1 बढ़ा देते हैं, वो नहीं है। यहाँ पर आपको हमेशा 1 ऐड करना होगा क्योंकि ये मिनिमम है, ये ज़रूरी है, इतना तो चाहिए ही, तो हम इससे नीचे तो जा ही नहीं सकते ना। तो चाहे ये 0.1 भी हो, 0.001 भी हो, तो भी हमें इसे 1 ऐड करना होगा। तो हमारी प्रोसीड्स हो जाएंगी 44,445 इंटू 9, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे प्रोसीड्स को, क्योंकि हमने फ्रैक्शन को राउंड ऑफ किया है तो हमारे ये अमाउंट्स थोड़े से रिवाइज होंगे, ठीक है। तो जब हमारे यहाँ पर अमाउंट्स रिवाइज हो जाएंगे तो ये जो भी 1-2 रुपीज़ का डिफरेंस है वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। जैसे जब हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 4,005,000, ठीक है। तो अब आप इसको रब कर लो या इसको रिवाइज़ कर लो कि बिकॉज ऑफ फ्रैक्शंस आवर प्रोसीड्स आर कमिंग आउट टू बी 4,05,000। तो अब ये नहीं होगा कि ये 6 लाख लेंगे। सो नाउ फ्री रिजर्व इज़ रिवाइज अप टू 599,995। तो किसी एक चीज़ में जैसे जनरल रिजर्व यूज़ करें तो उसमें 5 रुपीज़ का बैलेंस बच जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा काम, हमें फ्रैक्शन आते हैं तो हमेशा कुछ एडजस्टमेंट मांगी जाती है, वो हम कर लेंगे।
बाकी प्रोसीड्स के साथ नंबर ऑफ़ शेयर्स ऑटोमेटिकली हमें निकालना होता है। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या, अब सेम शेयर्स हम रिडीम कर रहे हैं 5% प्रीमियम पर। इसका मतलब अब हमारी कैपिटल हो गई 10 लाख और अब हमें प्रीमियम भी देना है, 5% प्रीमियम है, इसका मतलब 50,000 प्रीमियम भी अरेंज करना है। तो अब इनके सोर्सेज आप ढूंढो। अब इनके सोर्सेज क्या होंगे, पहले हमें प्रीमियम का सोर्स लेना होगा। तो प्रीमियम के सोर्सेज में पहला सोर्स यहाँ पर प्रीमियम हम सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट राइट ऑफ करते हैं। तो क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास काफ़ी है, यू कैन यूज़ इट टू राइट ऑफ 50,000। तो यहाँ आप नोट में क्या लिख दोगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम इज़ यूज्ड टू राइट ऑफ दिस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, और उसके बाद भी आपके पास बैलेंस बच जाएगा 30,000 का। तो अब इसको यूज़ करने के बाद इसमें 30 का बैलेंस बच गया, ठीक है। अब आती है कैपिटल के सोर्सेज की बारी। तो इसमें हमें फ्री रिजर्व्स लेने होते हैं। नंबर 1 होता है फ्री रिज़र्व। तो फ्री रिज़र्व में हमारे पास सिर्फ जनरल रिज़र्व है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिज़र्व नहीं होता। तो फ्री रिज़र्व में हम सिर्फ जनरल रिज़र्व यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी प्रोसीड्स कितनी रिक्वायर्ड होंगी, क्योंकि हमें टोटल 10 लाख चाहिए, तो प्रोसीड्स हो गई 4 लाख की, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर है, ये साथ में लिख सकते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ़ शेयर्स इनटू प्रोसीड्स, हम नंबर ऑफ़ शेयर भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर 10 का शेयर पार या प्रीमियम पे है तो पार वैल्यू आपकी प्रोसीड्स है 40,000 शेयर्स इंटू 10, डिस्काउंट है तो ये कम हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सोर्सेज को आउटलाइन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10 लाख शेयर्स रिडीम्ड एट पार। तो अब पार पे है, तो थर्ड केस में हमारे पास सिर्फ कैपिटल रिडक्शन है, जो कि है हमारी 10 लाख। इसी के सोर्सेज ढूंढने हैं। तो कैपिटल के सोर्सेज होते हैं फ्री रिजर्व्स और प्रोसीड्स। फ्री रिजर्व्स चेक करें तो यहाँ फ्री रिजर्व में डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है, जनरल रिजर्व है, सरप्लस है। तो ये सारे हम यूज़ कर सकते हैं। अब जब आप ये रिजर्व्स यूज़ कर रहे हैं तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि आपको पूरे क्वेश्चन को टोटलिटी में देखना है, ठीक है। ये नहीं कि बैलेंस शीट में वैल्यू है तो सीधे वैल्यू लेके चल पड़ो, आपको पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ओके, अब यहाँ फ्री रिजर्व्स हैं 4,40,000 के। तो हमारा जो दूसरा सोर्स है प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, वो कितना चाहिए होगा, क्योंकि टोटल हमें 10 लाख चाहिए था, तो प्रोसीड्स होनी चाहिए 5,60,000 बैलेंसिंग फिगर। तो अगर 10 रुपीज़ का शेयर है, पार या प्रीमियम पर है, तो 56,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच हो जाएंगे। हाँ, अब ये मैं कह रही थी यहाँ पर कि हमें जो वैल्यूज़ लेनी है ना, वो वैल्यूज़ हमें आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स लेनी है, सिर्फ बैलेंस शीट पे नहीं जाना। मान लो इस क्वेश्चन में ये कहा जाता कि बिफोर रिडम्पशन आपको डिविडेंड पे करना है। सपोज़ इसका डिविडेंड है से 12%, तो 1,20,000 डिविडेंड पे करोगे। डिविडेंड पे करने टाइम आप क्या यूज़ कर रहे होगे, आपका सरप्लस यूज़ करोगे, बैलेंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। मान लो इस प्रॉब्लम में आपने इन्वेस्टमेंट की सेल कर दी। अब इन्वेस्टमेंट या कोई भी फिक्स एसेट की सेल करते हैं, उसमें कोई भी लॉस हो तो वो सरप्लस में मैच करना पड़ता है। तो वो सरप्लस के अगेंस्ट लॉस कैंसिल होगा, जो बैलेंस होगा वही हाथ में लेंगे। कई बार हमारा क्वेश्चन ये कह देता है कि हमें मिनिमम से जनरल रिजर्व में मिनिमम 50,000 बैलेंस रखना ही है, तो फिर आप पूरा जनरल रिजर्व नहीं यूज़ कर सकते। जितना बैलेंस रखना है उतना छोड़ दो, बाकी यूज़ करोगे। सो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम हम यहाँ पर जितने सोर्सेज अवेलेबल हैं, जितने हम यूज़ कर सकते हैं, वो लिखते हैं। नाउ फोर्थ पार्ट क्या है, 10 लाख की कैपिटल आपकी रिडीम हो रही है और अब आपको प्रीमियम भी देना है 10%, दैट इज़ 1 लाख, ठीक है ना। 10% प्रीमियम है इस केस में, फोर्थ केस, और ये फिफ्थ केस। अब इनके सोर्सेज लाइन अप करो। तो सबसे पहले प्रीमियम का सोर्स लिखते हैं, क्योंकि कैपिटल के तो आगे सोर्सेज और भी आएंगे। आप कैपिटल में जनरल रिजर्व, सरप्लस, डिविडेंड फंड वगैरह यूज़ करते हो, है ना, लेकिन प्रीमियम के सोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं। तो पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम लेते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम है हमारे पास 80,000, इसको यूज़ कर लिया। अभी भी 20 और चाहिए, तो वो 20 कहाँ से आएगा, सरप्लस में से आएगा। आपके पास है सरप्लस 20,000, तो आप सरप्लस ले लोगे इसमें से। जिस मिनट हमने सरप्लस यूज़ कर लिया, देखो सरप्लस यूज़ कर लिया, तो अब आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पर इसमें से 20 यूज़ हो गया, अब सरप्लस 30 बचेगा। तो जब कैपिटल की बारी आएगी, ठीक है, जब कैपिटल के सोर्सेज ढूंढेंगे, तो पहला सोर्स जो है फ्री रिजर्व जो है, इसमें हमारे पास सरप्लस होगा 30,000 का और जनरल रिजर्व होगा 6 लाख का। सो टोटल 6,30,000। और दूसरी चीज़ हो गई हमारे प्रोसीड्स। तो अब प्रोसीड्स हमें कितने मिलेंगे,
3,70,000, दैट इज़ 37,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर करना पड़ता है, ये चीज़ें हमें अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हम एडजस्ट करेंगे। अच्छा, अब अभी तो आपका फ्रेश इशू पार पे हो रहा था, ठीक है, इसलिए आपने सरप्लस यूज़ कर लिया। मान लो इस क्वेश्चन में आपका जो फ्रेश इशू है वो प्रीमियम पर हो रहा है, तो हमें फ्रेश इशू पर भी तो पैसा मिलेगा ना, है ना। तो उस केस में क्या होगा कि हम प्रीमियम जो फ्रेश इशू का है वो भी लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो हमें फिर इतनी सरप्लस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन में हमें पहले कैपिटल के सोर्सेज ढूंढने हैं या पहले प्रीमियम के सोर्सेज ढूंढने हैं, उसके लिए बहुत आसान सी बात है, प्रीमियम का सोर्स हम यूजुअली पहले लिखते हैं, पहले हम प्रीमियम के सोर्सेज को ढूंढते हैं, उसके बाद हम कैपिटल के सोर्स पे आते हैं। लेकिन अगर हमारी कैपिटल प्रीमियम पर इशू हो रही है, मान लो आपका फ्रेश इशू 10% प्रीमियम पर है, ठीक है, इसमें प्रीमियम भी मिलना है, तो अब देखो अब प्रॉब्लम क्या हो गई, आपने तो यहाँ पे सरप्लस यूज़ कर लिया जबकि आपको प्रीमियम और मिलना भी है ना। तो उसमें क्या होता है कि हम पहले फ्रेश इशू सॉल्व कर लेते हैं और फिर प्रीमियम वाला सॉर्टिंग करते हैं। सो बेसिकली हमें क्या याद रखना है, हमारा थंब रूल क्या है, सबसे पहले वी यूजुअली पहले हम प्रोवाइड करते हैं सोर्स ऑफ प्रीमियम, ठीक है, पहले सोर्स ऑफ प्रीमियम प्रोवाइड करते हैं इफ़ हमें फ्रेश इशू गिवन हो। अगर फ्रेश इशू गिवन है तो आप सोर्स ऑफ प्रीमियम पहले प्रोवाइड कर देते हो। लेकिन अगर आपको फ्रेश इशू कैलकुलेट करना है तो उस केस में हम पहले कैपिटल के लिए प्रोवाइड करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में है, क्योंकि आपको अभी फ्रेश इशू सॉल्व करना है ना, तो आप उसमें पहले कैपिटल सॉल्व कर सकते हो क्योंकि हमारा कैपिटल पर भी प्रीमियम मिलना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें रहता है क्वेश्चन में कि किसको पहले सॉल्व करें। ये चॉइस जो है ये तभी आएगी, ये वाली प्रॉब्लम तभी आएगी अगर आपका फ्रेश इशू आपका प्रीमियम पे है। अगर आपका फ्रेश इशू प्रीमियम पर है तो फिर पहले फ्रेश इशू कैलकुलेट करो और फिर उसके बाद आपको कैपिटल कैलकुलेट करके फिर आप सोर्स ऑफ प्रीमियम लोगे। अब लास्ट क्वेश्चन है, 10 लाख की कैपिटल रिडीम हो रही है, तो कैपिटल रिडम्पशन है 10 लाख, इसी के सोर्सेज हमें ढूंढने हैं, ठीक है। पहला सोर्स है हमारा फ्री रिजर्व्स, क्योंकि ये हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो कौन से फ्री रिजर्व्स होंगे जो हम यूज़ कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ नहीं कर सकते, कैपिटल रिजर्व यूज़ नहीं कर सकते, जनरल रिजर्व यूज़ कर सकते हैं, तो आप जनरल रिजर्व यूज़ करो 1,50,000। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व इज़ अ स्टैट्यूटरी रिजर्व, इसमें अगर यूटिलाइजेशन इस रिज़र्व का हो चुका है तब इसको यूज़ करते हैं, तो क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा साइलेंट है तो इसे भी यूज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा है हमारे पास सरप्लस, तो हम सरप्लस यूज़ कर सकते हैं 2,80,000। सो 4,30,000 हमारे फ्री रिजर्व्स हो गए। दूसरा हमारा हो गया प्रोसीड्स, तो प्रोसीड्स अब हमारी 570 होनी चाहिए। आई होप ये 570 आपको क्लियर है, क्योंकि हमें टोटल 10 लाख चाहिए ना, तो 10 में से 430 अगर एक जना दे रहा है तो दूसरे से 570 लेंगे, ठीक है। ये हो जाती है हमारी वर्किंग नोट फॉर सोर्स ऑफ कैपिटल। अब यहाँ हमें क्या याद रखना है कि जो एक तरफ कैपिटल कम हुई उसके अगेंस्ट हमने फ्रेश इशू कर लिया, कैपिटल बढ़ जाएगी। दूसरा हमने फ्री रिजर्व्स यूज़ कर लिए। फ्री रिजर्व्स का कैपिटल से क्या रिलेशन होता है, इसको हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो इस सोर्स के लिए हमें कौन कौन सी एंट्रीज़ करनी होंगी, हमें एंट्रीज़ दोनों सोर्सेज की सेपरेटली करनी होंगी। जैसे जर्नल एंट्रीज़ फॉर इशू ऑफ कैपिटल, जब आप फ्रेश इशू के लिए जाते हो तो फ्रेश इशू की 3 टर्म्स हैं। वी कैन मेक फ्रेश इशू एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, है ना। अब अगर आप पार पे कर रहे हो फ्रेश इशू तो आपको पार वैल्यू रिसीव होगी, सो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू पार वैल्यू और फेस वैल्यू पर आप ये एंट्री करोगे। पहले पैसा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में जाता है, जितना भी आया उसके बाद फिर उसे कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सेकेंड है, अगर हम मान लो 50,000 शेयर्स इशू करते हैं 10 रुपीज़ वाले एट 12, तो आप 2 रुपीज़ प्रीमियम ले रहे हो, तो आपको पहले तो 12 रुपीज़ रिसीव होंगे, तो आप एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 12 रुपीज़ लिखोगे कि हमें इतना पैसा मिला, उसमें से 10 हम कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे और 2 जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफ़र हो जाएगा।
सो प्रीमियम के टाइम पर हमारी एंट्री क्या होगी, पैसा आने की, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, नंबर इनटू इशू प्राइस। अब इशू प्राइस में से जो पार वैल्यू है जो मिली है वो कैपिटल में जाती है, और जो प्रीमियम है वो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता है। अब तीसरा केस क्या हो सकता है, आपके सेम 50,000 शेयर्स हैं 10 रुपीज़ वाले, लेकिन आप 9 पे इशू कर रहे हो, 1 रुपये डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपको पैसा कम मिलेगा। तो जब आप पहली एंट्री करोगे तो ये हो जाएगी 50,000 इंटू 9, क्योंकि आपको इतना ही मिला है, लेकिन कैपिटल तो जनरेट 10 की हो रही है। तो जो 1 रुपये हमने डिस्काउंट दिया है उसको हम डिस्काउंट अकाउंट में लिख देंगे। तो जितना पैसा आया उसमें डिस्काउंट मिला के टोटल से कैपिटल क्रिएट कर देते हैं। सो कैपिटल के इशू की ये एंट्रीज हो जाती हैं। नाउ समटाइम्स इट हैपन्स कि हमें दिया होता है कि हमारा 10 का शेयर है, मान लो अभी हम सिर्फ 6 रुपीज़ कॉल कर रहे हैं, तो फिर ये जितना पैसा मंगा रहे हैं, जितना पैसा बैंक में आ रहा है उतने से एंट्री करेंगे, उतना ही पैसा रिसीव होगा और उतना ही कैपिटल में भी शिफ्ट होगा, ठीक है। सो ये हो जाएगी पहले सोर्स की एंट्री, दैट इज़ फ्रेश इशू। दूसरा सोर्स हमारा क्या है, हमने फ्री रिजर्व्स यूज़ किए हैं। अब फ्री रिजर्व्स को जब आपको यूज़ करना है तो उन्हें हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है CRR में। तो जब हम अमाउंट एक रिज़र्व से दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं तो जो रिज़र्व हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे जनरल रिज़र्व है, मान लो आपका 50,000 था, अब अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो, मतलब इसको अब आप ट्रांसफ़र कर रहे हो CRR में, तो ये रिज़र्व कम हो जाएगा। अब रिज़र्व्स के बैलेंस होते हैं क्रेडिट, तो अगर इसे कम करना है इसका मतलब इसे क्या कर दो, डेबिट। तो जो रिज़र्व्स हम यूज़ कर रहे हैं उनको हम डेबिट कर देंगे और CRR को हम क्रेडिट कर देंगे। रिज़र्व क्रिएट करने के लिए क्रेडिट किया जाता है, तो आप जनरल रिज़र्व, सरप्लस जो भी यूज़ कर रहे हो सबको डेबिट और CRR को क्रेडिट कर दो। तो ये आपकी एंट्री हो जाती है वेरियस रिज़र्व्स बाय नेम। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वेरियस रिज़र्व लिख दें, सबके नाम लिखेंगे और पूरा पैसा CRR में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये हो जाती है हमारी जर्नल एंट्री। सो व्हाट वी हैव डन टुडे, हमने सोर्सेज ऑफ कैपिटल ढूंढे और उसके बाद हमने दोनों सोर्सेज की कैलकुलेशन करना सीखा, वर्किंग नोट बनाने सीखे, ठीक है। वी अंडरस्टूड द टर्म्स, उसके वर्किंग नोट सीखे और उनकी जर्नल एंट्रीज हमने सीखी। तो जब हमारा कोई भी क्वेश्चन होगा रिडम्पशन का तो हम एक एक करके ये स्टेप्स करेंगे और साथ साथ हम उनकी पैरेलल जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं या हम बाद में भी एंट्रीज कर सकते हैं। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। अब एक क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए जो मैं आपको दे रही हूँ। इस क्वेश्चन में आपको मिनिमम फ्रेश इशू ढूंढना है, मतलब आपको सोर्सेज आउटलाइन करने हैं और वी विल बी टेकिंग अप दिस क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम। और इसमें फ्रेश इशू के साथ साथ हम इसकी जर्नल एंट्रीज और प्रॉपर वर्किंग नोट भी प्रैक्टिस करेंगे। सो आई होप वर्क टुडे इज़ क्लियर टू यू। सो स्टे लर्निंग, स्टे प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।